चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं। एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बाहर भी है। सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हाँ, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप भी सीखिए ये सियासी पहाड़ा। पिछले चुनाव की तरह ही 2022 में भी जातियों को आधार बनाकर पार्टियां चुनाव में उतरी हैं। जातियों का खेल सबसे ज्यादा पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा और इसके लिए सभी दल कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में अब पश्चिमी यूपी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या है जातियों की गणित, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली सहित तमाम जिलों में सियासी तौर पर छोटी जातियां काफी मजबूत मानी जाती हैं। इन जिलों में सियासी दल भले ही अपने दम पर ना जीत सके, लेकिन दूसरी जातियों के दम पर विधानसभा और लोकसभा पहुंचते रहे हैं। क्या रहेगी 2022 की तस्वीर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक दौर में ठाकुर वोटर आरएलडी का कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बाद में सपा के साथ चला गया और मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है। पश्चिमी यूपी की सियासत में ब्राह्मण समुदाय वोटरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर शर्मा और भारद्वाज उपनाम से जाने जाते हैं। मेरठ शहर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस में शर्मा वोटर काफी अहम भूमिका में हैं। ऐसे में सवर्ण समुदाय में खुद को मानने वाली त्यागी हैं, जिन्हें भूमिहार की श्रेणी में देखा जाता है। खेल बनाते बिगाड़ते जातीय आंकड़े, जातियों को आधार बनाकर पार्टियां चुनाव में उतरी। पूर्वांचल और पश्चिम में खेला जाएगा जातियों का खेल। पश्चिमी यूपी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ठाकुर वोटर आरएलडी का कोर वोट बैंक माना जाता था। मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है ठाकुर वर्ग। ब्राह्मण समुदाय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवर्ण समुदाय में खुद को मानने वाले त्यागी हैं। वाल्मीकि समाज का दलित वोटर काफी अहम है। इसमें जाटव समुदाय की भागीदारी बड़ी संख्या में है, लेकिन वाल्मीकि समुदाय भी कम नहीं है। सपा और कांग्रेस में भी बड़ी सेंधमारी की है। सभी दलों ने अपनी सियासी गोटियां बिछाई हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर काफी काम कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट की संख्या अधिक। जाटों के बाद गुर्जर, ठाकुर, सैनी भी बड़ी संख्या में। कश्यप, वाल्मीकि मतदाताओं की संख्या भी अधिक। ब्राह्मण त्यागी ठाकुर बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, बागपत, नोएडा, बुलंदशहर, अमरोहा में अच्छी काफी संख्या में है। एक समय कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है। हालांकि आरएलडी और बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर शर्मा समुदाय के कैंडिडेट को उतारा है। वहीं वाल्मीकि समाज के रूप में मौजूदा पश्चिमी यूपी में दलित वोटर काफी अहम है, जिसमें जाटव समुदाय की भागीदारी भले ही बड़ी संख्या में है, लेकिन वाल्मीकि समुदाय भी कम नहीं है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, नोएडा, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, रामपुर, आगरा जिलों में वाल्मीकि समुदाय अहम है। बीजेपी और संघ ने वाल्मीकि समुदाय के बीच अच्छा खासा काम किया है, जिसके चलते ये बीजेपी के हार्ड कोर वोटर हैं। हालांकि इस बार वाल्मीकि समुदाय के बीच विपक्ष की ओर से सपा और कांग्रेस ने भी बड़ी सेंधमारी करने की जुगत में अपनी सियासी गोटियां बिछाई हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी समाज के बीच काफी काम कर रहे हैं।
बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट और जाटों के बाद गुर्जर, ठाकुर, सैनी, कश्यप, वाल्मीकि मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस इलाके में ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तटीय राज्य गोवा उन 5 राज्यों में शुमार है जहां आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने अब गोवा के लिए भी सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। हालांकि पंजाब में सीएम चेहरे को चुनने के लिए जिस रायशुमारी का सहारा लिया गया था वैसा कुछ होता गोवा में नजर नहीं आया। कौन होगा गोवा का सीएम चेहरा, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोवा के लिए अमित पालेकर को बतौर सीएम उम्मीदवार चुनावी रण में उतारने का फैसला लिया है। आखिर कौन है अमित पालेकर और क्यों केजरीवाल ने जताया है उन पर भरोसा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे। छोटी आबादी वाले तटीय राज्य गोवा में करीबन 35% आबादी भंडारी समाज की है। आम आदमी पार्टी द्वारा अमित पालेकर का नाम आगे करके एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अमित के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता होने का लाभ भी आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। अमित यूं तो पेशे से वकील है, लेकिन सोशल एक्टिविटी में भी खासे एक्टिव रहते हैं। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने अब गोवा के लिए भी सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोवा के लिए अमित पालेकर को बतौर सीएम उम्मीदवार चुनावी रण में उतारने का फैसला किया है। लंबे समय से उनका नाम सीएम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे चल रहा था। आपने पहले ही साफ कहा था कि उनका सीएम फेस भंडारी समाज का होगा और अब गोवा के दौरे पर आए केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर अमित पालेकर का नाम घोषित कर दिया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, गोवा के लोग मौजूदा पार्टियों और नेताओं से तंग आ गए हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर भी तंज कसे। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े। आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हो, चाहे वो इधर रहते हो, नॉर्थ गोवा के हो, चाहे साउथ गोवा के हो, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हो, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अमित पालेकर का नाम सीएम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे चल रहा था। आपने पहले ही साफ कहा कि उनका सीएम फेस भंडारी समाज का होगा। बता दें कि एक छोटी आबादी वाले राज्य गोवा में करीब 35% आबादी भंडारी समाज की है। अब देखना यह है कि अमित पालेकर आपको गोवा की सत्ता की गद्दी पर बैठा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। – 2022 आते ही पश्चिम यूपी में सियासत तेज हो गई है। क्या है सियासत, बताएंगे, लेकिन थोड़ा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर की जनता का क्या राय है, ये जानने के लिए हम उनके बीच आए हैं। तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत से।
वो हारेंगे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। बेरोजगारी मानसिकता है। योगी जी पे लोगों को इतना विश्वास है कि अगर वो किसी को ला रहे हैं तो 100% वो बंदा काम करेगा। उनको कोई हिला नहीं सकता है। यहाँ के लोगों की मजबूरी है, यहाँ के लोग भाई उनके हाथ पीछे हैं। मुख्यमंत्री वही रहेंगे, योगी जी अच्छे काम करते हैं, वो एकदम उसमें इस बात कोई है ही नहीं है। भाजपा ही रहनी चाहिए अगले 20 साल। आपको क्या लगा किसकी बनेगी? अखिलेश यादव। ये निरंतर विकास चलेगा। कोई भी आएगी खिचड़ी आएगी, खिचड़ी आएगी। चावल अलग नहीं होगा। इस बार पेट साफ होगा, इस बार पेट साफ होगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर स्वागत है आपका। 2022 के चुनाव नजदीक आते ही सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गए हैं। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम में गुर्जर समाज लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद सपा और बसपा के साथ मजबूती से जुड़ा। क्या स्थिति रहेगी गुर्जर समाज की 22 के चुनाव में, देखिए खास रिपोर्ट। जहां एक और आरएलडी ने गुर्जरों का चेहरा माने जाने वाले अवतार सिंह बढ़ाना को भी अपने पाले में ले लिया है, जिन्होंने अपने समाज के सम्मान की आवाज उठानी शुरू कर दी है, तो वहीं ओबीसी के तहत आने वाले कश्यप समाज पर भी सियासी दलों ने नजरें गड़ा दी हैं। कश्यप समाज पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के कई जिलों में किंग मेकर की तरह है। राज्य सरकार द्वारा गठित की गई एक सामाजिक न्याय समिति की 2001 की रिपोर्ट के अनुसार कहार कश्यप जाति के लगभग 25 लाख लोग राज्य में रहते हैं। यूपी में कहार और धिवार सहित इन जातियों को निषाद जाति समूह में रखा जाता है। निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद जाति के कई लोग अपने उपनाम में कश्यप लगाते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला और बदायूं जिले में कश्यप वोटर्स काफी अहम है। कश्यप समुदाय का वोट किसी एक पार्टी के साथ कभी नहीं रहा है। सपा, बसपा और बीजेपी को वोट करता रहा है, पर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी का हार्डकोर वोट बैंक बन गया। यही वजह है कि सपा से लेकर बसपा तक इस कश्यप समाज के वोट को साधने की कवायद में जुटे हैं। बीजेपी से लेकर सपा आरएलडी तक पश्चिम यूपी में गुर्जर ही नहीं बल्कि तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने में जुटे हैं। ऐसे में जो भी पार्टी कश्यप, सैनी, त्यागी, गुर्जर, वैश्य जैसी जातियों को साधने में सफल रहता है, तो 2022 की चुनावी जंग को फतेह कर सकता है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया मकर संक्रांति से शुरू हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए भी कैंडिडेट के नामों की घोषणा जारी है। सूबे में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी के इलाके से हो रहा, जिसे सियासी प्रयोगशाला के तौर पर भी जाना जाता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 90% सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार पुराने नतीजों को दोहराने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। पूर्वांचल की तरह पश्चिमी यूपी में भी जातियों के इर्द गिर्द चुनावी ताने बाने बुने जा रहे हैं। क्या है जाटलैंड की राजनीति और क्या है दलों की सक्रियता, देखिए खास रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी के साथ, लेकिन इस बार बसपा, सपा, आरएलडी गठबंधन और बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। क्या होगी 2022 में जाटलैंड की तस्वीर, देखिए खास रिपोर्ट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम और दलितों का जाटो वोटर भले ही यहां
अहम भूमिका में हो, लेकिन सैनी, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, गुर्जर और वाल्मीकि जातियां भी काफी अहम हैं, जो पश्चिमी यूपी की सीक्रेट किंगमेकर मानी जाती हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी की चुनावी बाजी इन्हीं जातियों के हाथों में है, जिन्हें साधने के लिए सभी पार्टियां हर संभव कोशिश में जुटी हैं। जाट लैंड में जाति आंकड़े। यूपी में जाटों की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिम यूपी में जाट आबादी 17% है। लेकिन पश्चिम यूपी में मुस्लिम आबादी 32% है। ऐसे में दलित मतदाता यूपी में 21% हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में 26% के करीब हैं, जिनमें 80% जाटव शामिल हैं। इन्हीं तीनों प्रमुख जातियों के इर्द गिर्द है सियासत। पश्चिमी यूपी में सैनी समुदाय एक अहम वोट बैंक है। सैनी समाज पिछड़ी जाति में आता है। बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में सैनी समाज का प्रभाव करीब 10 सीटों पर सीधे असर रखते हैं। सैनी बसपा का हार्डकोर वोटर कभी माना जाता था। कुछ जगहों पर सपा के साथ भी रहा है। मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है सैनी समाज। सैनी समाज के धर्म सिंह सैनी बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने भी कई सैनी नेताओं को जोड़ रखा है। इसी तरह से पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय के मतदाताओं की खासी संख्या है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर जिले की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में हैं, जहां 20 से 70 हजार के करीब इनका वोट बैंक है। गुर्जर समाज के लोग ओबीसी में आते हैं। आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। एक दौर में गुर्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता के तौर पर कांग्रेस के राजेश पायलट और बीजेपी के हुकुम सिंह हुआ करते थे, जो पश्चिम यूपी की सियासत पर खास असर रखते थे। गुर्जर समाज लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद सपा और बसपा के साथ मजबूती से जुड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी के साथ है, लेकिन इस बार बसपा, सपा, आरएलडी गठबंधन और बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार गुर्जरों का भरोसा किसके साथ होगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर की जनता का क्या राय है, ये जानने के लिए हम उनके बीच आए हैं। तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत से वो हारेंगे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। बेरोजगारी मानसिकता है। बीजेपी लोगों को इतना विश्वास है कि अगर वो किसी को ला रहे हैं तो 100% वो बंदा काम करेगा। उनको कोई हिला नहीं सकता है। यहाँ के लोगों की मजबूरी है, यहाँ के लोग भाई उनके हाथ पीछे हैं। मुख्यमंत्री हो जाएंगे, एबी जी अच्छे काम करते हैं, वो एकदम इस बात कोई है ही नहीं है। भाजपा ही रहनी चाहिए अगले 20 साल। आपको क्या लगा किसकी बनेगी? अखिलेश यादव। ये निरंतर विकास चलेगा। कोई भी आएगी, खिचड़ी आएगी। खिचड़ी आएगी। चावल अलग नहीं होगा। इस बार पेट साफ होगा। इस बार पेट साफ होगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है फिर से।
चुनावी अखाड़ा में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन देखिए आज दिन भर क्या कुछ कहा सियासी बयान बहादुरों ने। आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। कहीं भी लड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए। 69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ। यहां जितने नौजवान आए सब लाठी खाए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। कोई ये नहीं कर पाए, कुछ भी मदद नहीं कर। बहुत छोटे सवाल, ये तो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। मेट्रो तो बना दी हमने, लखनऊ मेट्रो। सोचिए, समाजवादी पार्टी की वो सरकार थी, कई बड़े काम किए समाजवादी पार्टी ने जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे। घोषणा पत्र के बाहर काम किए हम लोगों ने। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं, और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते थे, जिस कन्नौज को वो अपना बताते थे, वो इटावा जहां से उनका गृह जनपद है, वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जोड़ पाए। और निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है, और इसीलिए वो एक जानबूझकर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज समाज की सेवा के लिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमेशा हाजिर रहेगी, मेहनत करेगी, और इसी विजन के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी टिकट को लेके कोई भी बात नहीं हुई है। मैंने बहुत मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि हमें समाज सेवा राष्ट्र हित के लिए कायदे से करते रहना चाहिए। आज मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। पार्टी का जैसा भी निर्देश होगा उसके आगे मैं अपने कार्य का निर्वहन करते रहूंगी। समाज से भारतीय नेताजी रहे, माननीय शिवपाल जी रहे, इन्होंने सारे समाजवादियों को जोड़ के रखा। जब से अखिलेश जी का उदय हुआ है, जिस तरह मायावती जी ने काशीराम निकाल के फेंक दिया था, वही कारण आज है कि जितने मुलायम सिंह जी के इटावा में, औरैया में, आसपास उत्तर प्रदेश में मुख्य लोग थे, सबको इन्होंने किनारे कर दिया। चाटकारों से ये गिर गए, और वो लोग जब मिलने आते, इन्हें कभी हमें फोन नहीं किया, और हमने अखिलेश जी को फिर कभी फोन नहीं किया। इन्होंने मेरी बीवी को हरवाया, हमने इनकी बीवी को हरवाया लोकसभा में, डिम्पल जी को, और चैलेंज के साथ हरवाया हमने। हमारे वाइफ घर से थे, हम लोग नगर पंचायत जीत रहे थे, अखिलेश जी आगे 3 दिन रहे, 1 करोड़ रुपया इन्होंने बांटा, हरवा दिया। तो हमने फिर जो है डिम्पल जी को चैलेंज के साथ हमने इनको हरवा दिया कन्नौज से। तो 2022 में आपका क्या चैलेंज है? चैलेंज है, अगर पार्टी टिकट देती है तो मजा आएगा, सामने आपको 30,000 से ऊपर जीतेंगे। लेकिन लगातार 300 करोड़ रुपया माननीय मुलायम सिंह जी थे, अस्पताल बनवाया, आंखों का अस्पताल बनवाया, 100 पुलियां बनवाई, 400 गांव में बिजली पहुंचाई, हमने किया। तो भैया कहीं पर जो है वो तृणमूल कांग्रेस है, कहीं त्रिमूर्ति कांग्रेस है, कहीं पे जो है वो
परिवार का कुनबा है, तो ये सब आपस में चौधरी बनने की चौधराहट की चूचू का मुरब्बा बने हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है सर, पंजाब इलेक्शन से लेकर के रणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस का देखिए, कानून जब भी अपना काम करता है, ये लोग तो ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी कि अगर करप्शन पे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये करप्शन के क्रांतिकारी बन करके और जुलूस निकालने लगेंगे। अगस्ता पे कार्रवाई होगी तो अगस्त क्रांति उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ये इनकी पुरानी आदत है। कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी।